Hi everyone, I am Aman Kharif. I am from Chhatarpur, Madhya Pradesh. I welcome you all to my channel. कुछ लास्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैं कुछ रिक्वेस्ट देख रहा था जिसमें लोगों ने मुझसे बोला था कि मुझे हिंदी में भी वीडियोस अपलोड करने चाहिए। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन हिंदी। और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी रिगार्डिंग इंग्लिश स्ट्रेटजी और कैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करके इंग्लिश में 188 आउट ऑफ 200 स्कोर किए थे इन CGL 2021। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जो सारे क्वेश्चंस होते हैं कैसे मैंने एनालिसिस को यूज़ करके अपना नोट्स बनाए थे। तो मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं नोट्स भी शेयर करूं क्योंकि बहुत सारा डेटा है तो वो सारे नोट्स शेयर करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि आज हम मिलकर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं कैसे पेपर सॉल्व करता था, कैसे एनालिसिस करता था और कैसे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस को यूज़ करता था अपने डेटा को बढ़ाने के लिए। तो जो आज हम पेपर सॉल्व करेंगे वो CGL 2022 का टीयर 1 का फर्स्ट डे 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इंग्लिश का पेपर हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और दूसरे एस्पायरेंट्स के साथ कि भी हेल्प हो सके। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव इट अ ट्राई। एक बार पूरा देखिए और मुझे फीडबैक बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए जिससे अगर ये वीडियो आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो अगर लंबा है तो हम कैसे इसको शॉर्ट कर सकते हैं और कैसे इससे आपको और हेल्प मिल सकती है। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी जाननी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक ऐड की हुई है जिसमें मैंने बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी शेयर की हुई है मेरी, आप वो देख सकते हैं। और कुछ वीडियोस भी हैं मेरे टाइपिंग के एक्सपीरियंस रिलेटेड, आप वो सब भी देख सकते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे ये पेपर और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने का एक और कारण ये है कि मैंने सारा पेपर मतलब जो ऑप्शंस होते हैं, सारे रूल्स जो होते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में लग रहे हैं उनको भी टाइम दिया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई और देखकर मुझे बताइए कैसा लगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीयर 1 2022 का और ये फर्स्ट डे का पेपर है और शिफ्ट 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वी विल मूव टू इंग्लिश। ओके, सो वी आर ऑन इंग्लिश और दिस इज़ क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा पैराजम्बल्स का है। तो सबसे पहले मैं पैराजम्बल्स जब हम सॉल्व करते तो मैं आपको 3 रूल्स बताता हूँ। तो मैं 3 रूल्स बताता हूँ जिनको मैं फॉलो करता था। तो सबसे पहले तो हमको क्या ढूंढना है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए, है ना। बिकॉज़ जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा वही हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा पैराजम्बल्स का। दूसरी चीज़, आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो, है ना। ऑप्शंस की हेल्प, क्योंकि इससे एलिमिनेशन पे काम होता है और हम कोई भी एक ऑप्शन इससे हटा सकते हैं ये देखते हुए कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, राइट। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, कनेक्शन, है ना। तो आप कनेक्शन फॉर्म करना है सेंटेंसेस के बीच में। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली पैराजम्बल सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं यूज़ करता था। तो हम देखते हैं, पहले रीड करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंसेस। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा हुआ, दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वाटर वेपर के बारे में बात हो चुकी है। तो ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। बी क्या है, द एटमोसफियर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। तो अभी देखो क्या हुआ ना कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब वाटर वेपर स्टोर करता है एटमॉस्फेयर, बट एडिशनल 4% की बात हो रही है, यानी कि ऑलरेडी वाटर वेपर की बात हो चुकी है, राइट। तो हमारा बी भी शुरुआत नहीं होगी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, सी से शुरू होगा या डी से शुरू होगा, राइट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अभी सी और डी पढ़ेंगे। मोर वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। तो आप देख सकते हो सी और डी में से इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है,
डी, राइट, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ वाट रेनफॉल। ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं है जो अनडिफाइंड हो, राइट। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। और सी में ये भी है कि मोर वाटर एवेपोरेट्स, है ना, यानी कि ऑलरेडी वाटर के एवेपोरेशन से रिलेटेड या फिर एटमॉस्फेयर के वार्म होने से रिलेटेड चीज़ें बात डिस्कशन हो चुका है। तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, डी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, सी, बी, ए। एक और ट्रिक आप क्या यूज़ कर सकते हो ना, कि आप ये भी देख सकते हो कि जैसे दो ऑप्शन हमारे पास बचे ना, तो आप देख सकते हो कि ए के पहले बी सही लग रहा है या डी सही लग रहा है, राइट। जैसे ये दो ऑप्शंस बचे हैं, इसमें दोनों में लास्ट में ए है, तो आप पढ़ सकते हो कि ए के पहले डी या ए के पहले बी, कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो ऐसे भी इसका ये मतलब जो पैराजम्बल है ये सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड ऑप्शन। और मैंने जो बोला कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, कनेक्शन फॉर्म करना है और ऑप्शंस की हेल्प लेके एलिमिनेट करना है, वो आप ध्यान रखिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सेकंड इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म की बात चल रही है, हमको कन्वर्ट करना है। स्पीच क्या है, हम स्पीच का हम पढ़ेंगे स्पीच क्या है। तो ये क्या लिखा हुआ, आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्या हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, कि अगर डायरेक्ट फॉर्म दे रखा है हमारा, स्पीच दे रखा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। यानी कि एम इज़ कन्वर्ट काय में होंगे, वॉज में, है ना, ये हमारा रूल है। तो आई एम इन नो मूड विल बी कन्वर्टेड टू, एम विल बी कन्वर्टेड इनटू वॉज। तो ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ है एम, है ना, और ये लिखा हुआ है आई। तो शी ने मतलब आई ने, शी ने कहा है कि आई, तो आई विल बी कन्वर्टेड टू आई विल बी कन्वर्टेड टू शी इन दिस केस, है ना। तो शी वॉज इन नो मूड टू वर्क, ओके। और नाउ विल बी कन्वर्टेड टू देन, क्योंकि फिर से वही चीज़ है कि नाउ काय में चेंज हो जाता है, देन में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। टुडे क्यों काय में चेंज हो जाता है, दैट डे में, है ना। सिमिलरली टुमारो काय में कन्वर्ट हो जाता है, नेक्स्ट डे में, है ना। तो ये सारे रूल्स ये हमको याद रखने पड़ेंगे। तो ये सारे वो जो क्वेश्चन है ना, ये रूल्स वाले ही हैं। तो ये हमारा सेकंड वाला, सॉरी, तो हमारा ये थर्ड वाला आंसर सही हो गया एज़ पर द रूल्स। ये थोड़ा सा ईजियर लेवल पे था। नेक्स्ट इज़ पैसिव फॉर्म बताना है हमको, ठीक है। तो एक्टिव से जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो इसके भी रूल्स होते हैं, राइट। तो जो विल है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, विल बी में, राइट। अच्छा, इसका क्या है कि जब आप पैसिव में जाते हो ना, पैसिव में जब आप जाते हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड ऑलवेज, राइट। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा टेल है ना, वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। और क्योंकि ये विल है तो हमने ऑलरेडी रूल्स देख लिए हैं कि विल बी चेंज टू विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी चेंज टू फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, है ना। हर विल बी चेंज टू शी, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो शी हो जाएगा। तो ये भी सिंपल था, रूल्स के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट इज़ अगेन एक्टिव फॉर्म बताना है पैसिव से। तो जब आप पैसिव से एक्टिव में जाओगे तो ये क्या लिखा हुआ, हैज़ बीन यानी कि एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो ये जब कन्वर्ट होगा एक्टिव में तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, दे। तो हैव दे ऑक्यूपाइड। ये आपको पता है कि दे एक प्लूरल है ना, और प्लूरल के साथ दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, ठीक है। तो हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरनियस इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन। अच्छा, तो इस हमें बताना है कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। तो ये जो वर्ड है ना एरनियस, ये करेक्ट है स्पेलिंग। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये कि एरनियस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एरर, ठीक है। और एरनियस का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एरनियस का मतलब होता है नॉट करेक्ट। तो यही मैं करता था कि जैसे भी कुछ भी ऐसा वर्ड मिलता था ना जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता होता था, मैं उसको नोट कर लेता था। तो जब मैं इस क्वेश्चन को मतलब पेपर को सॉल्व करता हूँ ना, तो मैं लिख लेता हूँ अपने पेपर में कि 5th क्वेश्चन को मुझे रिव्यू करना है एनालिसिस के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि मुझे एरनियस का
मतलब मीनिंग नहीं पता है, राइट। तो एरनियस का मतलब होता है नेट नॉट करेक्ट, और एरनियस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एरर। तो हमको ये याद रखना है कि ERRO तो रहेगा ही वर्ड में, राइट। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, थर्ड और फोर्थ, है ना। और एरनियस है तो NEOUS होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो नो एरर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम बताना है सिंक का, ठीक है। तो सिंक, सबसे पहले तो सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब होता है डूबना, है ना, या डूबता हुआ। अच्छा, डूबना है तो एंटोनिम अगर बताएंगे तो क्या होगा, जो चीज़ तैर रही हो, है ना, तैरना, ठीक है। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रिसमस परेड थीम्स विच आर देन कैरिड आउट इन फ्लोट्स म्यूजिकल ग्रुप स्ट्रोलिंग फिगर्स, ठीक है। स्ट्रोलिंग का मतलब भी मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है रोमिंग, है ना, मतलब बोलते हैं ना आवारा, यहाँ वहाँ घूमना, राइट। तो स्ट्रोलिंग फिगर्स वो हो गए। तो ऑप्शन में स्ट्रोलिंग है, बट स्ट्रोलिंग का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना, तो वो तो सिंक का ऑपोजिट होगा नहीं। पैरेड होगा नहीं। क्रिएट मतलब बनना, ये भी नहीं होगा। तो फ्लोट इज़ द ओनली ऑप्शन। और आपको पता भी होगा कि फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे जो फ्लोट है ना, वो यूज़ हुआ है एज नाउन, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है एक ऐसी व्हीकल, है ना, जो डेकोरेट होती है और उसको किसी सेलिब्रेशन वगैरह में यूज़ करते हैं घुमाने के लिए, झांकियों के लिए, राइट। तो ये इस तरीके से फ्लोट का मतलब होता है। बट यहाँ पे फ्लोट सिंक का ऑपोजिट होगा, क्योंकि सिंक का मतलब होता है डूबना और फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट, है ना, मतलब बोलते हैं ना परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, है ना। तो क्या हो गया, एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये थोड़ा सा ईजियर साइड पे है, हमको पता चल जाएगा अगर एंगल इक्वल होते हैं। तो वैसे भी हम जानते हैं, राइट, अगर मैथ्स हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो वी नो कि अगर ये एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी। तो वैसे भी इक्वल होगा, और ये जो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो वैसे भी आप पता कर लोगे कि इसका आंसर इक्वल ही होगा। नेक्स्ट इज़ लाइक अ केक वॉक, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ईजी टास्क, ठीक है ना। तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है, राइट। और कभी कभार क्या होता है ना, जैसे ये देखा है केक वॉक, है ना, और ऑप्शन में हमने देखा स्मूथ सरफेस। तो कहीं ना कहीं स्मूथ सरफेस भी इसका मीनिंग हो सकता है। मतलब ये कि केक कैसा होता है, केक कैसा होता है, स्मूथ होता है ना। बट आपको इसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है ना, आपको इसका छुपा हुआ मीनिंग देखना है ना। तो ये इजी टास्क होगा, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि और किसी की सपोज़ मैथ्स अच्छी है तो उसके लिए बोल सकते हैं कि डूइंग मैथ्स इज़ अ केक वॉक फॉर हिम, है ना, मतलब उसके लिए आसान टास्क है। तो इसका आंसर हो गया इजी टास्क, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। इसका सब्सटीट्यूशन हमको ढूंढना है, अंडरलाइन वर्ड का प्लान टू परस्यूइंग। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कहलाता है इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही मैंने अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे, तो मैं ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ से ही लिखता था, राइट। तो आप भी लिख सकते हो अभी। तो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास एक सेंटेंस होगा जिसमें दो वर्ब होंगी, ठीक है। अभी ये एग्जांपल लेते हैं, आई प्लान टू डू दिस, राइट। तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है, जिसमें जो प्लान है वो मेन वर्ब होगा, और जो नेक्स्ट वर्ब यूज़ होगा दैट इज़ डू, वो टू प्रीपोजिशन के साथ आएगा, और इट विल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज, है ना। तो ये इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई प्लान टू परस्यू लॉ, राइट, ठीक है। तो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, कन्फ्यूजन, ठीक है। इसका हमको सिनोनिम बताना है। तो कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, है ना, अनस्टेबल, है ना। ये तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी नोइंग इट। तो ये हो गया कन्फ्यूजन का मतलब। उसके बाद ये सारे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके मीनिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंट्रेपिडिटी मीन्स क्या होता है, फियरलेसनेस, है ना, जिसको बोलते हैं निडरता हिंदी में, ठीक है। स्टैग्नेशन बोलते हैं ना, जैसे बोलता है कि इकोनॉमी इज़ स्टैगनेंट, या फिर इकोनॉमी वॉज स्टैगनेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, है ना। तो स्टैगनेंट यानी कि मूव नहीं कर रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, है ना, यानी कि स्थिर थी, स्टेबल थी, है ना। या फिर नॉट फ्लोइंग, है ना, और नॉट मूविंग,
तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेरिसल है, ये वर्ड का मीनिंग मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने अभी इसको सर्च किया एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं नोट कर देता हूँ, एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग, किसी चीज़ का परीक्षण करना, समथिंग, ठीक है। आप नोट कर सकते हो अभी, एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग। अगर हैंड राइटिंग आपको क्लियर नहीं है तो आप, मैं जब बोल रहा हूँ आप तब भी नोट कर सकते हो पॉज करके। पेरिसल का मीनिंग होता है एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग, ठीक है। तो ये भी सिनोनिम नहीं होगा कन्फ्यूजन का, राइट। और नेक्स्ट वर्ड इज़ कमोशन, है ना। तो कमोशन को मैंने कैसे याद किया था, जब मैंने याद किया था, कमोशन में क्या है, मोशन, है ना। जब आदमी मोशन में होता है तो वो मूव कर रहा है, राइट। तो उसमें क्या है, डिस्टर्बेंस है ना, अनस्टेबल है वो, राइट। तो ये हो जाएगा सिनोनिम ऑफ कन्फ्यूजन, राइट। तो कमोशन का मतलब भी वही होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग कन्फ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड, है ना। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब, आप नोट कर सकते हो सारे मीनिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूट करना है हमको अराइव्ड से, ठीक है। तो ये क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ो, क्या लिखा हुआ, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ये क्या है, प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना। और क्या बोल रहा है कि वो गार्डन में बैठे हैं, ठीक है, वो गार्डन में बैठे हैं। तो इसके पहले जो प्रेजेंट के पहले क्या आएगा, प्रेजेंट ही आएगा, है ना। जब ये सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है तो प्रेजेंट के पहले प्रेजेंट आएगा। तो गेस्ट अराइव्ड इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट, है ना, वो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं, शैल अराइव तो होगा ही नहीं क्योंकि फ्यूचर है, ठीक है। माइट अराइव मॉडल है, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो हो चुके हैं, अराइव हो चुके हैं, इसीलिए तो बैठे हैं गार्डन में, राइट। तो गार्डन में बैठे हैं यानी कि वो पहले से आ चुके हैं, हैव अराइव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट भी है और सूट भी कर रहा है क्योंकि आ चुके हैं तभी तो वो गार्डन में बैठे हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, आर गेस्ट आर अराइविंग, गेस्ट आ रहे हैं और बैठे हैं, ये थोड़ी सी बनेगा, राइट। तो गेस्ट आ चुके हैं, हैव अराइव्ड एंड आर सिटिंग इन द गार्डन, ये हो गया। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर बताना, इनमें से 4 पार्ट्स में से किसी एक में ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक, अच्छा ये ग्रामेटिकल एरर इससे हटा दी, अगर यहाँ पे एन की जगह आ लगाते, है ना, तो ये हो जाता। आर्टिकल्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि आर्टिकल्स की भी ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक लिखा है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है ना, ये सही है। इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक, सी यहाँ पे भी रिलेटिव वाला स्ट्रक्चर बना, ये मेन वर्ब है और ये टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऐसे आप रिकॉल करते रहिए अपने सारे कॉन्सेप्ट को। इट इज़ एडवाइज टू टेक कवर एबव अ टेबल, तो ये तो हम जानते हैं बचपन से कि अर्थक्वेक आता है तो हमको टेबल के अंदर जाना है, टेबल के ऊपर नहीं जाना है, राइट। तो ये क्या हुआ, कवर अंडर अ टेबल होना चाहिए, राइट। एबव अ टेबल विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो है इसमें एरर है, ये हमने लगा दिया, ठीक है। टू कवर अ टेबल, कवर अबव अ टेबल की जगह कवर अंडर अ टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। हमारे पास ये वर्ड्स हैं, फाइनरी, हाइस्ट, क्रिंज, डिफर। सबसे पहले इनका मीनिंग्स मैं बता देता हूँ आपको। फाइनरी का मतलब क्या होता है, फाइनरी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फाइन, है ना। फाइन मतलब अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छा होना, राइट। तो फाइन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि एक्सपेंसिव, नोट कर सकते हो आप, एक्सपेंसिव थिंग्स, है ना। एक्सपेंसिव वो क्लोथ हो सकते हैं, है ना, कपड़े हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनरी उसी को बोलते हैं, एक्सपेंसिव थिंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिंज, सोशल मीडिया पे हम कितना बोलते हैं कि क्रिंज कंटेंट है ना। ऑकवर्ड, है ना, एम्बैरसिंग, है ना, ये हो गया क्रिंज का मतलब, ठीक है, एम्बैरसिंग। डिफ़र का क्या मतलब होता है, डिफ़र का मतलब होता है पोस्टपोन, है ना। बोलते हैं ना कि अब कि फ़ीमेल्स को 33% का वो देना है हमको पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, तो वो वाले एक्ट पे, वो वाले बिल पे बार बार डिफ़र कर रही है पार्लियामेंट, राइट। तो ये पोस्टपोन हो गया, ठीक है, पोस्टपोन कर रहे हैं उस बिल को। और नेक्स्ट इज़ हाइस्ट, तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा मनी हाइस्ट, एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ है। तो एक्चुअली हाइस्ट की स्पेलिंग होती है HIEIST। जो ये वर्ड यहाँ दे रखा है HIEST, ये कोई वर्ड होता नहीं है। और जो हाइस्ट करेक्ट स्पेलिंग है उसका मतलब होता है रॉबरी, राइट, ठीक है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड विल बी टू, जिसका मतलब है हाइस्ट,
ठीक है। नेक्स्ट है ऑल आइज़, ये ईडियम है, इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। तो ऑल आइज़ यानी कि कैसे, कि मतलब पूरी आँखें मतलब ये मैं लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ कि पूरी आँखें मतलब हम बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देख रहे हैं, राइट। तो वॉच विद एंगर नहीं होगा, राइट। वॉच विद नो इंटरेस्ट, वॉच नॉट वॉचिंग एट ऑल, वॉचिंग ईगरली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो, एक हैक बोलूँगा मैं। जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, उसमें से आप ऑड वन आउट भी निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है ना कि ये देखो ना, ये जो वॉचिंग ईगरली है ये थोड़ा सा अलग है बाकी तीनों चीज़ों से, राइट। तो इसको याद करो, ऑल आइज़ वॉचिंग ईगरली इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली एक और ईडियम होता है ऑल ईयर्स, है ना। तो ये मेरे डेटा में लिखा हुआ था, तो उसका मुझे याद है ईडियम कहीं पूछा गया होगा। तो जैसे ऑल आइज़ है वॉचिंग ईगरली, सिमिलरली ऑल ईयर्स है जिसका काम होता है, मतलब होता है लिसनिंग ईगरली, है ना, ठीक है। तो ये भी आप मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक, ठीक है। अच्छा, लुक के जो फ्रेजेस होते हैं ना वो सारे बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो यहाँ जितने दे रखे हैं मैं उनकी मीनिंग्स आपको बताता हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखते हैं लुक इनटू, है ना, लुक इनटू। तो जब लुक इनटू होता है ना तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, यू कैन राइट इट, है ना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। जब लुक के आगे आफ्टर आ जाता है ना, तो होता है केयर करना, है ना, देखभाल। जैसे बोलते हैं ना कि ही इज़ लुकिंग आफ्टर हिज पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर यानी कि केयर कर रहा है। लुकिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं ना कि ये दिस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर इज़ लुकिंग इनटू दिस केस, है ना, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन ये इंस्पेक्टर कर रहा है, लुकिंग इनटू हो गया। उसके बाद क्या है, लुकिंग फॉर, लुक फॉर, राइट। तो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, है ना, या फिर अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, है ना। तो ये जो है ना लुक फॉर और लुक इनटू ये कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि लुक फॉर इज़ जनरल सर्चिंग, है ना, हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो, और लुक इनटू इज़ इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो यहाँ पे जब बुक की बात हो रही है ना, इनटू हिज बुक, लुकिंग इनटू हिज बुक, तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी हो रही है बुक की, बुक को तो ढूंढ रहा है बंदा, तो क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर हिज बुक, ठीक है। लुकिंग अबव इज़ नथिंग, लुकिंग डाउन इज़ ऑल्सो आ फ्रेज, है ना, और जिसका मतलब होता है कि टू थिंक समवन, है ना, ऑफ नो इम्पोर्टेंस, है ना। मतलब आप किसी को ऐसे देखते हो, किसी को ऐसे देखते हो कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। क्योंकि किसी को ऐसे ट्रीट करना, या फिर ऐसे लिख सकते हो टू ट्रीट समवन एज दे आर, टू ट्रीट समवन, समवन और समथिंग, है ना, एज अनइम्पॉर्टेंट, है ना। तो वो लुकिंग डाउन हो जाएगा, है ना, नीचे देखना बोलते हैं ना कि इन्फीरियर फील कराना किसी को, तो ये लुकिंग डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही बैठेगा, लुकिंग फॉर, ठीक है। यू कैन नोट डाउन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज लीडरशिप, ओके। अच्छा, अभी देखो हम पहले ऑप्शंस देखेंगे। इमेजिनरी आप जानते हो, काल्पनिक, है ना, मैजिकल जादूगर भरी। तो काल्पनिक और जादूगरी तो लीडरशिप होगी नहीं किसी की, है ना, कोई लीड कर रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैजिकल लीडरशिप होगी या फिर इमेजिनरी लीडरशिप होगी। लीडरशिप कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को प्रभाव पड़े, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ ब्रॉड, ब्रॉड कभी लीडरशिप नहीं होती। ब्रॉड क्या, थिंकिंग जो है ना वो ब्रॉड होती है, किसी की सोच ब्रॉड हो सकती है, बट लीडरशिप कैन नेवर ब्रॉड। विजनरी, तो आपको वैसे भी याद होगा अगर विवेकानंद हुए या फिर राजा राम मोहन रॉय हुए, है ना, इन सबको लोग बोलते थे ना कि दे वर विजनरी, है ना। तो विजनरी का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर का सोचते हो, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, है ना, आप इसको नोट कर लेना, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। तो ऐसी लीडरशिप के लिए राम को प्रेज़ किया गया है, तो विजनरी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो अभी देखो यहाँ पे वही इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आया ना, एडवाइज टू रिड्यूस, है ना, मेन वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हो गया इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है कि देखो लेस डाउन तो कुछ होता नहीं है ना, लेस डाउन कुछ भी नहीं होता, ओके। अच्छा, आपने सुना होगा जैसे ये अगर आप रीडिंग करते हो ना तो आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि सपोज़ गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू कट डाउन पेट्रोल प्राइसेस, आपने सुना होगा है ना कि पेट्रोल के प्राइस को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, यानी कि
कम करने की कोशिश कर रही है, तो कट डाउन विल बी द आंसर। ऑल्सो लोअर डाउन का क्या मतलब होता है कि यूज्ड, है ना, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन और एक्शन दैट इज़ डिसऑनेस्ट, है ना, किसी ऐसे इंसान को की व्याख्या करना, किसी ऐसे काम की व्याख्या करना जो सही नहीं हो, अनफेयर हो, है ना, डिसऑनेस्ट हो, वो हो गया लोअर डाउन। और अप डाउन का क्या मतलब होता है, किसी को, है ना, टू मेक समवन फील फ्राइटेंड, है ना, किसी को डराना, किसी को डरा हुआ महसूस कराना, ये हो गया अप डाउन। तो अप डाउन भी यहाँ यूज़ नहीं होगा। रिड्यूस का मतलब क्या हो जाएगा, कट डाउन, कम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रिबेलियन, ठीक है। अच्छा अभी देखो, रिबेलियन का एंटोनिम बताना है हमको। रिबेलियन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रिबेल, ठीक है। और रिबेल का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करना, है ना, प्रोटेस्ट करना, अपोज करना, ठीक है ना। तो एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा कि जो रेजिस्ट ना करे, ठीक। चलो पहले देखते हैं क्या होता है। आपने सुना होगा सेडिशन लॉ, है ना, आजकल बहुत पॉपुलर है सेडिशन वर्ड। सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह, है ना, ठीक है। तो राजद्रोह भी एक तरीके से क्या हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, है ना, रेजिस्ट हो गया, है ना। तो ये तो इसका एंटोनिम होगा नहीं, ये तो उल्टा सिनोनिम साइड में ही जाएगा, तो ये गलत हो गया। ओके, अलॉटमेंट इज़ किसी चीज़ को अलॉट कर देना किसी को, है ना, किसी को बताना कि आपका ये काम है, तो ये अलॉटमेंट हो गया। तो ये भी रिबेलियन का एंटोनिम नहीं होगा। अपराइजिंग क्या होता है, सेम जो रिबेलियन होता है ना, आपने सुना होगा कि पीजेंट अपराइजिंग्स, है ना, पढ़ा है ना, कि पीजेंट अपराइजिंग्स यानी कि आपका दोहन हो रहा है तो आप उसके अपोजिशन में जाके खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, तो ये अपराइजिंग भी वही चीज़ हो गई, रिबेलियन का सिनोनिम हो गया। तो ओनली थिंग इज़ लॉयल्टी जो एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि वो बहुत लॉयल है, वफ़ादारी, है ना, लॉयल्टी मतलब वफ़ादारी, तो ये एंटोनिम हो जाएगा, है ना। रिबेलियन मतलब आप किसी का अपोज़ कर रहे हो, और लॉयल्टी यानी कि आप किसी की वफ़ादारी कर रहे हो, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी के यहाँ गए गेस्ट बन के, तो उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, है ना, मतलब बहुत अच्छी केयर करी, स्नेह, है ना, किसी ने आपको बहुत अच्छा ख्याल रखा, तो आप बोलते हो कि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी वहाँ पे, उस होटल की बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब हो गया स्नेह। अभी एंटोनिम ढूंढना है तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो इसकी नेगेटिव होगी, राइट, ठीक है, नेगेटिव होगी। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। अभी देखो कंप्लेंट, शिकायत, ठीक है, शिकायत, ठीक है। अभी हम सोचते हैं हो सकता है ये इसका नेगेटिव हो। कॉर्डियलिटी बोलते हैं कि उनके रिलेशंस बहुत कॉर्डियल है, अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में बोल रहे हैं ना कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस बहुत कॉर्डियल हो रहे हैं, यानी कि वो आपस में उनकी बहुत बन रही है, उनके अंदर स्नेह है, तो ये तो होगा नहीं, राइट, एंटोनिम। रैथफुल मीन्स क्या होता है, रैथफुल इज़ फ्रॉम वर्ड रैथ, इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा, एंगर, है ना, एंगर होता है, ठीक है। और कोल्डनेस, अच्छा आपको पता होगा कि यूएस और रशिया का कोल्ड वॉर चलता था, है ना, कोल्ड वॉर, है ना। यू हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट कोल्ड शोल्डर, ये भी एक ईडियम है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, कोल्ड शोल्डर्स, है ना, यानी कि ये इसका मतलब ये कि एक दूसरे को पसंद ना करना, है ना, बोलते कोल्ड वॉर, कोल्ड शोल्डर। कोल्डनेस भी उसी से बना हुआ है कि लैकिंग ऑफ वार्मथ, है ना, कोल्ड का मतलब ये हो गया ना कि वार्मथ नहीं होगी, स्नेह नहीं होगा, तो कोल्डनेस विल बी द करेक्ट आंसर, वो एंटोनिम हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी। आप नोट कर सकते हो, राइट, ये है उसका सही ईडियम, ही शोड मी कोल्ड शोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अभी इसमें क्या है ना कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ एडवर्ब का, ठीक है, एडवर्ब का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं हम। तो एडवर्ब में 3 चीज़ होती हैं, पता है, मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये प्रायोरिटी जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो इसमें ये ऑर्डर होता है मैनर, प्लेस, टाइम का। मैं बताता हूँ कैसे। एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, सपोज आई
ड्रोव केयरफुली एट NH 49, ठीक है, येस्टरडे, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैनर, है ना, कि किस तरीके से आप ड्राइव कर रहे थे। ये क्या हो गया, प्लेस, और ये क्या हो गया, टाइम, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ये एरर पकड़ने में भी काम आएगा। कोई सेंटेंस है तो उसमें जो एडवर्ब्स है वो कैसे यूज़ हुए हैं, किस सीक्वेंस में यूज़ हुए हैं। पहले आएगा मैनर, फिर आएगा प्लेस, फिर आएगा टाइम। सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये क्या लिखा हो, ही हैज़ डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो, ये यूज़ हुआ है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यूज़ हुआ है यहाँ पे ऑन माई टेबल। यहाँ पे ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ये भी सही है, रेगुलरली मैनर ही होगा, पर ऐसा है ना कि ये ही डन लिखा हुआ है इसीलिए गलत हो गया, ही हैज़ डन आएगा इसमें, तो ये गलत हो गया। अब ही डज हिज वर्क केयरफुली, सी केयरफुली लिखा हुआ है, केयरफुली इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये हो गया। और ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, तो ये जस्ट तो नहीं आएगा, राइट, ये मैनर नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है ये सही हो गया जवाब। आप, मैं कैसे याद रखता था, MP टूरिज़म, मैं MP टूरिज़म से याद रखता था, MPT, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। तो ये आप याद रखना, ये आपको सेंटेंस करेक्शन में भी काम आएगा ये चीज़। मैंने इसी चीज़ को अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। ओके, तो क्लोज टेस्ट में क्या है ना कि आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है रीडिंग पे। तो आपको ना पूरा सेंटेंस का एक, पहले तो आपको, अच्छा मैं रूल्स बता देता हूँ पहले। तो मतलब रूल्स नहीं, मैं बोलूँगा ट्रिक्स कि क्या है ना, पहला तो ये कि आपको फ़्लो समझना है ना, पैराग्राफ का कहाँ जा रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस तरह का फ़्लो है पूरे पैराग्राफ का। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है ना, जब आप आगे वाला सपोज आप फर्स्ट वाला ब्लैंक भर रहे हो ना, तो आप उसके आगे जो आगे पीछे वाले जो सेंटेंसेस हैं, है ना, प्रीवियस और नेक्स्ट सेंटेंस, उसको भी आप पढ़ो, है ना। उससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से सेंटेंस कनेक्टेड है, राइट। और उससे आपको पता चलेगा कि वर्ड क्या भरा जा सकता है, राइट। और थर्ड वन इज़ अगेन वही जो मैं बोलता हूँ ना, एलिमिनेशन, ऑप्शंस का एलिमिनेशन भी हो जाता है इसमें ऑप्शन से, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि 4 ऑप्शन है, उसमें से सपोज़ यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है वो चल रहा है पास्ट टेंस में, और जो 2 ऑप्शंस दे रखे हैं किसी ब्लैंक के लिए वो प्रेजेंट टेंस में है, तो अपने आप वो दोनों ऑप्शंस कट हो जाएंगे और 2 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सही जवाब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम blank behind making a reality of the government's promise of minimum government maximum governance. Such a transformation requires technology to be firmly, ठीक है। तो ये क्या है ना कि जो डिजिटल इंडिया का बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत इंटेंसिटी के साथ यूज़ करने के लिए बोल रहा है राइटर, है ना, कि गवर्नमेंट को डिजिटल इंडिया को अपने काम में डालना ही डालना है, राइट। तो प्राइम लिखा हुआ है ना, प्राइम मतलब तो वैसे ही हो गया कि बहुत इम्पोर्टेंस भरी चीज़ है, राइट। तो ये हो जाएगा कि कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के जो गोल है, प्रॉमिस है, उसको पूरा करने के लिए डिजिटल इंडिया क्या हो सकता है, तो क्या होगा, है ना, क्या हो सकता है। तो आप ऑप्शंस देखो पहले। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब क्या हो गया, असर, है ना, तो असर थोड़ी है ना, डिजिटल इंडिया तो उसको यूज़ करेंगे जब, तब उसकी प्रॉमिस फुलफ़िल होगी, तो असर नहीं होगा, राइट। माइट इज़ अ मॉडल, है ना, वैसे माइट का मतलब पावर भी होता है, बट यहाँ पे मॉडल की तरह देखेंगे हम, ठीक है। उसका फैक्टर्स, अभी ये देखो फैक्टर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है, राइट। बट डिजिटल इंडिया कैसे यूज़ हुआ है यहाँ पे, इट कैन बी द, तो ये डिजिटल इंडिया के लिए बात हो रही है ना, तो इसके आगे जो भी चीज़ आएगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, तो हमारा फैक्टर्स भी कट हो गया, ठीक है। बचा फोर्स मतलब क्या हुआ कि डिजिटल इंडिया एक पुश है ना, जो गवर्नमेंट की प्रॉमिस को फुलफ़िल करेगा। प्रॉमिस काय की है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की, तो फोर्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्या है, सच ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली into government, something that Digital India projects lists as one of its foremost of embedding technology into government। देखो जो चीज़ मैं बोल रहा था ना कि आपको जब आप कोई भी ब्लैंक भर रहे हो तो आपको आगे और पीछे वाले दोनों सेंटेंसेस पढ़ने। तो लिखा हुआ है एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के आगे एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है एम्बेडिंग, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में एम्बेडेड दे रखा है, ठीक है ना। तो पहली बात ये कि स्टक मीन्स क्या होता है ना, ये थोड़ा नेगेटिव साइड में जाएगा। स्टक मतलब होता है फंसना, ठीक है। इंसर्टेड यूजुअली हम ऐसे यूज़ करते हैं ना कि
CD इज़ इंसर्टेड इन द कंप्यूटर, है ना। तो कोई फिज़िकल चीज़ को हमने अंदर डाला है तो इंसर्ट हो गया। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, फिक्स करना, है ना, जो निकले ना, है ना। और इसको हमने यूज़ भी ऐसा कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली एम्बेडेड इनटू गवर्नमेंट। जब यहाँ वर्ड फर्मली लिखा है ना, तो ऐसी चीज़ है जो परमानेंट हो जाए, है ना, फर्मली एम्बेडेड, है ना, फर्मली फिक्स हो जानी चाहिए, तो एम्बेडेड ही आएगा, प्लांटेड भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लांटेड हम कोई जैसे बोलते हैं ना कि कोई प्लांट को जैसे कोई हम गैस का प्लांट बना रहे हैं या फिर कोई सीड्स वगैरह डाल रहे हैं तो उसके लिए प्लांटेड यूज़ करेंगे। और एम्बेडेड को यूज़ करने का मेजर हिंट क्या है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के पहले एम्बेडिंग दे रखा है। तो आप याद रखो कि आपको क्या करना है, आपको आगे पीछे के सेंटेंसेस को भी ध्यान में रखना है, राइट, ठीक है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी को आप कहाँ डालोगे, गवर्नमेंट के ऑफिस में, डिटेल्स में, हायरार्की में या प्रोसेस में। तो ये तो पढ़ने के बाद ही समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी को ऑफिस में डाल के तो आपको डिजिटल इंडिया के फ़ायदे मिलने नहीं वाले। गवर्नमेंट डिटेल्स तो कुछ होगा ही नहीं, इररेलेवेंट है ना। गवर्नमेंट के प्रोसेस, गवर्नमेंट के कामों में अगर आप इसको डालोगे, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस में डालोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया। क्या करेगा, विल डू 3 थिंग्स, क्या क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट, मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ सिटीजन्स स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ठीक है। तो ये क्या क्या करेगा, 3 चीज़ें करेगा। एक तो ट्रांसफॉर्म करेगा गवर्नमेंट को, एक उसको ट्रांसपेरेंट बनाएगा, है ना, एफिशिएंट बनाएगा, और मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफॉर्म करेगा लाइफ सिटीजन स्पेशली दोज एट द बॉटम, है ना। तो ये बोल रहा है कि इसको पता है कि सिटीजन्स जो नीचे हैं, काय के नीचे हैं, किसी पिरामिड के, किसी तरह के पिरामिड के, ठीक है। तो इसमें आपकी वो क्या काम आएगी, मिथिकल का मीन्स क्या होता है, आइडियल, है ना। मिथिकल का मीन्स क्या होता है, आइडियल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, जो पता ही ना हो, है ना। हाइपोथेटिकल क्या होता है, इमेजिनरी, है ना। तो यहाँ पे उन सिटीजन्स की बात हो रही है जिनके बारे में ऑथर को पता है। और प्रोवर्बियल का मीन्स क्या होता है, नोन, वेल नोन, है ना। तो जो सिटीजन्स के बारे में आपको पता है उनकी ही लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करेगा, प्रोवर्बियल, ठीक है। क्लासिफाइड, क्लासीफाई करना, है ना, अरेंज करना चीज़ों को। तो यहाँ पे प्रोवर्बियल विल बी द करेक्ट आंसर, जिसका मतलब होता है वेल नोन, ठीक है। और लास्ट क्या है, मोर एफिशिएंट कंप्यूटर 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale of technology through digital in India positions India with the biggest, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब प्रेडिक्ट किया गया है, क्या टेक्नोलॉजी को हम डिजिटल इंडिया के थ्रू अपनाते हैं, है ना, तो इंडिया को ग्रोथ में एक्सीलरेशन मिलेगा और उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की, राइट। तो क्या क्या होता है, चलो पहले वर्ड्स देखते हैं। इन्हेंसमेंट मीन्स क्या होता है, इम्प्रूव करना, है ना, ठीक है। एंटिसिपेशन मीन्स क्या होता है, प्रेडिक्शन, है ना, पूर्वानुमान, है ना। ओके, मॉनिटरिंग करना टेक्नोलॉजी की, उसको मतलब देखना, देखते रहना, है ना, देखभाल करते रहना उसका, उसको ध्यान में रखना। और एडेप्टेशन मतलब कि आप उसके साथ अपने आप को ढाल रहे हैं, राइट। तो जब आप टेक्नोलॉजी को अंदर अपने यूज़ करेंगे, उसके साथ ढलेंगे, अपने आप को ढालेंगे उसके साथ, तभी तो आपको वो काम निकाल के देगी, है ना। तो इम्प्रूव नहीं करना है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है ना, डिजिटल इंडिया के थ्रू टेक्नोलॉजी को आपने अंदर किया ही नहीं है। तो इम्प्रूव क्या करेंगे, इम्प्रूव तो बाद में करेंगे, जब अडेप्ट कर लेंगे उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। प्रोडक्शन और एंटिसिपेशन तो वैसे भी नहीं होगा, मॉनिटरिंग भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जब आप उसको यूज़ नहीं करोगे तब तक आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, प्रोडक्शन का तो सवाल ही नहीं बनता। तो ओनली ऑप्शन इज़ एडेप्टेशन। आप पहले टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करिए, उसके बाद वो आपको अपॉर्चुनिटी देगी ग्रोथ बढ़ाने की, और इंडिया को उस जगह पोजीशन करेगी जिससे उसकी ग्रोथ अपने आप एक्सेलरेट हो सके। तो ये हो गया। तो क्लोज टेस्ट में मैं ये बोलूँगा कि गलतियाँ थोड़ा होती हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शन सेम होते हैं और हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डिफ्रेंशिएट करने में। बट आप ऐसा करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और वही जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि पैराग्राफ को पढ़ो, उसका फ्लो समझो कि वो पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, आगे पीछे वाले सेंटेंसेस को पढ़ो, टेंसेस को देखो, उससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो ये था हमारा शिफ्ट 1 ऑफ टियर 1, है ना, 2022। उसके बाद मैं शिफ्ट 2 का लाऊंगा ऑफ सेम डे 1 दिसंबर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। और दिस वाज द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज़, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अभी अगर वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है तो अगली वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँ। और जो भी मैंने रूल्स आपको बताए आप प्लीज़ इसको नोट करिए, क्योंकि इसी तरीके से नोट करके ही मैंने अपने नोट्स जो मैंने शेयर किए थे पिछले वीडियो में वो बनाए थे। तो ऐसे ही मैंने नोट किया था। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पार्ट में रहती थी, तो मैंने वो सब चीज़ें नोट करके ही अपना डेटा क्रिएट किया था। तो आप इसको देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मुझे फीडबैक दीजिए और फिर मैं अगला पेपर जल्दी लेकर आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।